प्रिय मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर जी.एन. जगन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी, इंदिरा प्रियदर्शनी वुमेंस डिग्री कॉलेज नामपल्ली। आज मैं प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जो गद्य दर्पण से बाबी नामक पाठ को ये रचयिता महादेवी रचयित्री महादेवी वर्मा है। और बाबी ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। अब हम देखेंगे, पहले महादेवी वर्मा का कवि परिचय देखेंगे। हिंदी काव्य जगत की रहस्यवादी कवयित्री आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा का जन्म फरुखाबाद में 1907 में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्हें सूर, तुलसी, मीरा आदि का परिचय अपनी माता से मिल गया था। शिक्षित परिवार के वातावरण में रहने के कारण बचपन से ही महादेवी वर्मा को कविता से लगाव हो गया था। उन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत में एमए किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य बनी। महादेवी का पद्य और गद्य दोनों पर समान अधिकार है। वे कवयित्री के रूप में ही अधिक प्रसिद्ध हुई। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से भी एक है। महादेवी वर्मा का समस्त काव्य आत्माभिव्यक्ति परक रहा है। उनके काव्य में विरह वेदना, करुणा तथा दुखी की प्रधानता रही है। उनके संस्मरण तथा रेखाचित्र में समाज के उपेक्षित तथा पीड़ित व्यक्तियों और विशेष रूप से स्त्री के दुख एवं पीड़ा को स्वर प्रदान किया गया है। इनके गद्य की भाषा भी इनकी कविताओं की भाषा के समान अलंकृत तथा परिमार्जित है। अनेक वर्षों तक उन्होंने चांद मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। काव्य के क्षेत्र में निहार, नीरजा, रश्मि, संध्या गीत आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। यामा कविता संकलन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा को मिला। गद्य के क्षेत्र में अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही मेरा परिवार संस्मरण तथा रेखाचित्र है। श्रृंखला की खड़ियाँ, क्षणदा, साहित्यकार की हस्ता तथा अन्य निबंध संकल्पिता निबंध संकलन है। इनका निदान 1987 में हुआ। अब हम देखेंगे प्रस्तुत पाठ बाबी महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, जो अतीत के चलचित्र में संकलित है। मारवाड़ी विधवा के प्रति लेखिका का स्नेह, संपूर्ण सहानुभूति, आत्मीयता और अंतरंग भाव के साथ इस रचना में साकार हुआ है। उन्होंने अपने रेखाचित्रों में स्त्रियों की हीन दशा का चित्रण किया है। यहाँ जिस बाबी का चित्रण किया है उसके प्रति अद्भुत संवेदनशीलता के दर्शन होते हैं। उसके जीवन को उन्होंने अत्यंत समीप से देखा था। उसी अनुभव की पीड़ा यहाँ प्रकट हुई है। परंपराएं, रीति रिवाज तथा रूढ़ियाँ उसके व्यक्तित्व को कुंठित कर देती है। यह कृपाताएं उसे असमय वैधव्य का अभिशाप लेकर जीवन जीने के लिए विवश करती है, किंतु इसके कारण उसके हृदय कलिका सदा के लिए मूर्छा जाती है। बाबी की भावनाओं का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण लेखिका ने इसमें किया है। प्रस्तुत चित्र बाबी महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध रेखा चित्रों में से है।
महादेव वर्मा के पड़ोस में ही रहने वाली एक बाल विधवा जो मारवाड़ी समाज की बहू थी, उन्हें हमेशा अचंभे में डाल दिया करती थी। बाल विधवा पर भारतीय समाज में लगाए गए लांछन, आरोप, आ, पाबंदियों या महादेव वर्मा को प्रायः प्रश्नों के घेरों में खड़ा कर दिया करती थी। भारतीय परंपरा, प्राचीन रूढ़ियाँ महादेव वर्मा की छोटी सी बुद्धि की समझ से परे थी। लेखिका के घर से स्कूल जाने के रास्ते में पड़ने वाले एक मकान के टाट के पर्दे से झोंकने वाले मारवाड़ी बहू को वाओ बाबी कहा करती थी। ससुर की लगाई गई पाबंदियों के कारण बहू को घर पर ही रहना पड़ता। अकेली रहना उसकी सी भी थी। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना, घर के पीतल के बर्तन मांज कर रखना, सवेरे स्नान, तुलसी पूजा, चौला बर्तन कूटना, पसीना, कपड़े धोना, बस यही सारे काम उस विधवा युवती को करना पड़ता। 18 वर्ष की यह विधवा अपने दुखी जीवन से सर्वदा पीड़ित रहा करती। जैसे जैसे लेखिका का उस घर में आना जाना बढ़ता गया, वैसे उस विधवा भाभी का मन भी खिलौने ससुर को भी अपने इस वृद्धावस्था में विधवा बहू के साथ लेखिका का मिलने जुलने का ठीक ही लगने लगा। तब यह लेखिका को अपने बहू के साथ उठने बैठने और खेलने की अनुमति देने लगे थे। तब ऐसा में लेखिका को वह मकड़ी वृद्ध अक्सर अपने घर बुलाते थे और कुछ समय बीतने के बाद उसे घर पर छोड़ने भी जाते। विधवा बहू को उसकी नंदन बहुत सताया करती थी। जब भी वह मायके आती अपनी विधवा भाभी पर काफ़ी अत्याचार किया करती। जलती लकड़ी से उसके हाथ पैरों पर मारा करती। तब वो विधवा भाभी की गोरी चमड़ी पर काफ़ी जख्म हो गया करते थे। गोरी गोरी काया पर इस प्रकार के घाव उसे मानसिक कष्ट भी दिया करते थे। गुड़ियों के कपड़े सीने का काम वह विधवा भाभी किया करती थी। भाभी अनपढ़ थी। लेखिका उसे कुछ कहानियाँ हिंदी की पुस्तक से सुन दिया करती। तब उसका हृदय पिछल उड़ता और उसकी आंखों के गोली हो जाती थी। वह विधवा थी, उसे केवल सफ़ेद रंग की साड़ी ही पहनना था। रंगीन कपड़े पहनने का उसका मन करता था, परंतु अपने ससुर और नंदन के भय से वह ऐसा नहीं कर पाती। एक बार जब लेखिका ने अपने हाथ में रंगीन ओढ़नी फूलों से खुर्दी हुई ओढ़ने को विधवा भाभी के पर डाल दिया, तो वह रंगीन ओढ़नी पर बहुत प्रसन्न हुई भाभी। परंतु ससुर और नंदन की प्रताड़ना एवं क्रूरतापूर्ण व्यवहार से वह छोड़ रखा कर बोधित हो गई। उसके प्रति इस दुर्व्यवहार को देख महादेवी वर्मा कई दिन तक बुखार से पीड़ित हो गई। लेखिका ने विधवा बहू के जीवन के बादों को अपनी आंखों में देखा था। उसका चुपके चुपके रोना, सिसकना, अत्याचार को चुपचाप सह लेना, विधवा जीवन के कठोर नियमों का पालन करना,
घर के सारे काम खुद ही कर लेना, उसके जीवन का अकेलापन, असमय ही उसका विधव हो जाना, ससुर एवं नंदन का अत्याचार सहना, सब कुछ अत्यंत सूक्ष्म रूप से लेखिका ने वर्णित वर्णित किया है। भारतीय नारी की वैधव्य की स्थिति पर महादेवी वर्मा ने कई प्रश्न उठाए हैं। विधवा का जीवन स्त्री के लिए कलंक के समान हो जाता है। उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं, उसे दूर दूर के रिश्तेदारों को चिट्ठी लिखने का मन तो हो, तो परंतु पता उसे नहीं मालूम है। महोदय से वो चिट्ठी लिखना चाहती है, परंतु पते के विषय में उसे कहीं जानकारी नहीं थी। 18 वर्ष की जीवन विधवा पर परिवार वालों का अत्याचार बड़ा ही दुख का विषय है। लेखिका को अपने परिवार के साथ इंदौर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु बाद में लेखिका जब थोड़ा बड़ी हो जाती है, उस विधवा भाभी के बारे में जानने की कोशिश करती है, परंतु उसके बारे में वो कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती। उसे किसी के माध्यम से पता चलता है कि वृद्ध की मृत्यु हो गई है। उस पुराने मकान की जगह एक विशाल इमारत खड़ी हो गई थी। लेखिका इस विषय पर चिंतित हो जाती है कि ना जाने संसार को किस हालत में उन्होंने अपनी विधवा बहू को सौंपा था। संसार वालों ने उसे साथ कैसे व्यवहार किया, वह कहाँ गई, वह जीवित भी है या नहीं, इस बात का पता लगा पाने में वो असमर्थ हो जाती है। लेखिका ने भारतीय समाज की असहाय विधवा के जीवन का चित्रण कर यह स्पष्ट किया कि स्त्री का असमय विधवा हो जाने का भी उसकी असुरक्षा को दशता को दस्ता है। परिवार के सदस्य भी उसके साथ मानवता का व्यवहार ना कर पाते, यह उसके विधवा जीवन की विडंबना है। विधाता ने उसके जीवन को अत्यंत दयनीय बना दिया है, जिससे उसे मुक्ति नहीं मिल पाती। लेखिका का वर्णन चित्रात्मक शैली को प्रदान किए हुए है। पाठकों के समक्ष विधवा बहू के जीवन की झलक जीवंत उड़ती है। लेखिका की बालक वृद्धि ज्ञान सब गलत कार्यों के प्रति सचेत हो जाती है। वह बार बार अपने पड़ोसन भाभी के जीवन की विडंबना पर चित्कार कर उड़ाती है। वह एक विवक्ष बालिका बनकर सब कुछ मौन दृष्टि का बनकर देखती रह जाती है। सहायता करने में असमर्थ हो जाती है। उसकी सहायता करने की सोच बार बार उसे भी व्यतीत कर देती है। उसके ससुर और नंदन के दुर्व्यवहार पर भी वह विचार करती है। उसके वैधव्य का दोष वह समाज को ही देती है। समाज की मान्यताओं परंपराओं रूढ़ियों को वह चाहकर भी तोड़ना पड़ती है, विरोध नहीं कर पाती है। बाल्यावस्था की मधुर स्मृतियाँ उसे विधवा भाभी की बार बार याद दिलाती है। संसार के क्रूर नियमों के आगे वाले होती हुई उसी भाभी ना जाने संसार के किस कोने में दबे गई है, वह नहीं जान पाई। महादेव वर्मा का यह रेखा चित्र वास्तव में भारतीय प्राचीन परंपराओं एवं रूढ़ विश्वासों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। विधि के विधान को वह समझ नहीं पाती। समाज के कठोर नियमों को समझने की क्षमता बाल्यावस्था में उसमें नहीं थी। इस पात्र से जुड़े कई घटना चुकों के बीच वह
डूबती उतरती रहती है, याद करती है बॉबी को। लेखिका ने अत्यंत सरल भाषा में बॉबी के जीवन की सभी घटनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। लेखिका का यह वर्णन वास्तव में चित्रात्मक है। एक एक घटना अपने विस्तार के साथ चित्र रूप में प्रस्तुत होती गई। यह रेखाचित्र मनोलेखिका के अपने जीवन से जुड़ा गया है, उसके जीवन से एकाकार हो गया। इस प्रकार महादेवी वर्मा ने समाज में निहित रूढ़ियों को और भारतीय परंपराओं में जो निहित जो अंधविश्वासों को हमारे सामने रखा है। और इस पाठ में बॉबी पाठ के माध्यम से लेखिका के उद्देश्य को हमारे सामने स्पष्ट किया है। इस प्रकार बॉबी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया ये पाठ 8 वर्ष की दशा में, उस 8 वर्ष की दशा में उसको बॉबी से परिचय होती है। उसको मालूम हो जाता है कि वो अनादनी भी है और अभागी भी। पति मरने के बाद ससुराल में विधवा की जो दयनीय स्थिति होती है उसका सजीव चित्रण किया गया है। उसे निराहार और निरंतर मितहार रहकर भी पूरा दिन परिश्रम करना पड़ता है। उसे घर से बाहर तक ही नहीं, पर्दे से बाहर आना भी माना था। घर में रहकर भी विधवा को अकेलापन भोगना पड़ता है। उसके लिए ना संगी साथी, बिना किसी प्रकार के आमोद प्रमोद से निरंतर वृद्धि होने की साधना में लीन रहना पड़ता है। यही यदि वह परंपरा और रीति रिवाज से बाहर आती है तो उसके जीवन का करुणा अंत हो जाता है। मारवाड़ी विधवा के प्रति लेखिका का स्नेह, संपूर्ण सहानुभूति, आत्मीयता और अंतरंग भाव इस रचना में साकार हुआ है। उसके प्रति अद्भुत संवेदनशीलता प्रदर्शित करती है। उसके जीवन को उन्होंने अत्यंत समीप से देखा था। परंपराएं, रीति रिवाज तथा रूढ़ियाँ उसके व्यक्तित्व को कुंठित कर देती है। यह कृपाताएं उसे असमय वैधव्य का अभिशाप लेकर जीवन के लिए विवक्ष करते हैं, किंतु इसके कारण उसके हृदय कालिका सदा के लिए मुरझा जाती है। बॉबी चित्र के द्वारा विधवा की भावनाओं का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण लेखिका ने इसमें बॉबी के पाठ के माध्यम से हमको दिखाई है। यहाँ पर इस पाठ से समय संदर्भ भी पूछते हैं। हम ध्यान से देखकर पहचानना है, पहचान कर समय संदर्भ में संदर्भ व्याख्या करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए आप देखिए, निराहार और निरंतर मितहार से दुर्बल देह से वो कितना परिश्रम करती थी, यह मेरी बालक वृद्धि से भी छिपा ना रहता था। इस प्रकार वाक्य देते हैं, इसको व्याख्या करना चाहिए। प्रसंग देना है, संदर्भ देखना है, व्याख्या करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक बार देखिए, यह उदाहरण बॉबी नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा जी है। वे आधुनिक मीरा और मीरा नाम से विख्यात थे। इस प्रकार प्रसंग करना है। और संदर्भ, इसमें विधवा भाभी की करुणिक स्थिति का वर्णन कर रही है और समाज में विधवा के दीन स्थिति का सजीव चित्रण कर रही है। इस प्रकार संदर्भ लेना चाहिए और ये संदर्भ होने के बाद व्याख्या करना चाहिए। विधवा बॉबी की स्थिति इतनी हीन हो गई कि उसके खाने के बारे में जानने वाला भी कोई नहीं है। और कभी कभी निराहार और हर रोज़ मितहार से बहुत दुर्बल हो गई है। फिर भी सारा घर का काम उसी को करनी पड़ती है। उस वक्त लेखिका छोटी बालिका होने के कारण वह यह जीवन नहीं लेती है कि क्यों बॉबी की स्थिति इतनी
दिन है, इसके बारे में लेखिका सोचती रहती है। और इसमें क्या विशेषता है, इसमें भारतीय समाज में विधवा की जो दयनीय स्थिति थी, इसका सजीव चित्रण किया गया है। या इस प्रकार हम ये व्याख्या करना समय संदर्भ को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार आते हैं कुछ समय संदर्भ वाक्य बीच बीच में देते हैं। सबसे कठिन दिन तब आते थे जब वृद्धु सेठ की सौभाग्यवती पुत्री अपनी नैयार आती थी। इस प्रकार बीच में कोई भी एक पद देते हैं, हम लोग पहचानना चाहिए। इसके पहले आप लोग पूरा पाठ का सारांश सुने ना। रंगीन कपड़ों जो मुख धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है, वह कितना करुणा और कितना मुरझाया हुआ है। इस प्रकार व्याख्या करना चाहिए। इसको देखकर पहचान कर किस पाठ से आया है, उस पाठ का कवि का नाम और पाठ का नाम पूरा लिखकर इसमें प्रसंग करना, संदर्भ दिखाना और अंत में जो व्याख्या, इसका इम्पोर्टेंट व्याख्या करना चाहिए, अंत में विशेषता बताना चाहिए। इस प्रकार भाभी पाठ को हमें अभी तक सुना है। मैं समझता हूँ अच्छी तरह से समझ में आया होगी। और सबके लिए मेरे धन्यवाद।